हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के 18वें टेस्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि नील आंदोलन क्या है, उससे समझेंगे डिटेल में। 3 मार्कर में, 5 मार्कर में और 11 मार्कर में इन सभी के टेस्टों को समझेंगे अच्छे से। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है नील आंदोलन जो किया बंगाल में कृषकों द्वारा किया गया आंदोलन 1859 से लेकर के यहाँ पर 1860 हो जाएगा। नील आंदोलन के नेता थे दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका वर्णन किया है। नील आंदोलन जो कि मुख्यतः बंगाल के कृषकों द्वारा किया गया था। यह आंदोलन 1859 से लेकर 60 तक चला था। इनके नेता हैं दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास हैं। दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका वर्णन किया है। हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है 3 मार्कर के कि औद्योगिकरण के परिणाम क्या है। औद्योगिकरण यह भारतीय हस्तशिल्प तथा दस्तकारी का पतन है। भारतीय हस्तशिल्प तथा दस्तकारी वर्ग का पतन है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव, हस्तशिल्प संबंधित केंद्रों, नगरों का पतन। औद्योगिकरण के 3 फैक्ट को आप लोग बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी प्री हो चाहे मेंस हो तो यहाँ पर इन सभी फैक्टरों को पूछ लिया जाता है। औद्योगिकरण के परिणाम क्या है, तो आपको यहाँ बताना होगा कि भारतीय हस्तशिल्प तथा दस्तकारी वर्ग का पतन है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा, हस्तशिल्प संबंधी केंद्रों, नगरों का पतन है। अगला प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक के कौन हैं। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, तो यहाँ पर लेखक बताया जाता है कि उपरोक्त पुस्तक में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इसमें धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया। इसमें इसकी विशेषता यह है कि धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है इसके माध्यम से। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है 5 मार्कर के कि भारतीय उद्योग एवं व्यापार पर ब्रिटिश शासन की प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय उद्योग एवं व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका मूल्यांकन 2 तरीका से होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले हम सकारात्मक मूल्यांकन देखेंगे, फिर इसके बाद नकारात्मक मूल्यांकन देखेंगे। सकारात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जो कि है, इसमें आधुनिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाता है, मजदूर वर्ग के उदय की बल मिला। तीसरा है कि उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा का उदय। उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा का उदय हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन हेतु पृष्ठभूमि तैयार किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन हेतु पृष्ठभूमि तैयार किया गया। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आधुनिक उद्योगों के प्रोत्साहन को बल मिलता है, मजदूर वर्ग के उदय की बल मिला। उपनिवेशवाद में विरोधी विचारधारा का उदय हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन हेतु पृष्ठभूमि तैयार किया गया। अब हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत इसमें क्या नुकसान होते हैं भारतीयों का, कि भारतीय हस्तशिल्पियों का पतन हो गया। इसके चलते बेरोजगारी व गरीबी में वृद्धि हो जाती है।
कृषि पर जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हस्तशिल्प नगरों का यहाँ पर विकास हो जाता है, जैसे ढाका होगा, सूरत पतन, इन सभी का पतन हो जाता है। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रिटिश शासन ने करों के निर्धारण व वसूली के लिए समय समय पर विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों को लागू किया है। ब्रिटिश शासन ने करों के निर्धारण व वसूली के लिए समय समय पर विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों को लागू किया है। पहला हम देख लेते हैं भू राजस्व, इसके अंतर्गत आ जाते हैं स्थायी बंदोबस्त, इसके बाद फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर महालवाड़ी व्यवस्था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य सिंपल था कि आधिकारिक धन प्राप्त करना और सैन्य संगठन को मजबूत किया जा सके, इसका यही विस्तार था। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त के प्रवर्तक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लाया था। यह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? पहले यहाँ पर बंगाल क्षेत्र में, फिर बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था कि जमींदारों को भूस्वामी माना गया है। और चौथा है कि भू राजस्व की दरें 10/11% कंपनी तथा 1/11% जमींदारों को प्राप्त थी। स्थायी बंदोबस्त का प्रवर्तक लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 में इसे लाया गया था। यह क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ब्रिटिश रूल तथा भारत के 19% भाग पर यह लागू था। इसका उद्देश्य यह है कि जमींदारों को भूस्वामी माना गया। भू राजस्व की दरें 10/11% तथा कंपनी 1/11% जमींदारों को प्राप्त थी। अगला आ जाता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या है? इसके प्रवर्तक थॉमस मुनरो हैं। थॉमस मुनरो, जो कि कर्नल रीड ने 1820 में लाया था इसे। इसका उद्देश्य था, पहले इसका क्षेत्र को समझेंगे। इसका क्षेत्र था मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत के 51% में। यहाँ पर देखा जाए तो इनका रोल प्ले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्थायी बंदोबस्त तो मात्र 19% ही था, लेकिन रैयतवाड़ी जो किया 51% के हिस्से पर कवर करती थी। ये अनुबंध प्रत्यक्ष कृषकों के साथ परंतु अस्थायी हो। भू राजस्व की दरें कुल उत्पादन की किस्में 33 से 55% के मध्य होती थी। इसमें किसानों को भूस्वामी मानकर उसे भूमि पट्टा दिया गया। एक फैक्ट यहाँ पर बन जाता है प्री की दृष्टि से कि स्थायी बंदोबस्त कब लाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यह है कि इस समय जमींदारों को भूस्वामी माना जाता है और स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में लाया गया था। लेकिन यहाँ पर रैयतवाड़ी के विषय में चर्चा करें तो इसे लाया गया था 1820 में थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड के द्वारा लाया गया था। और इसका क्षेत्र है मद्रास, बम्बई आदि क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 51% यानी बहुत ज़्यादा कवर करती है।
इसमें किसान को पट्टा दिया जाता है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूस्वामी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रैयतवाड़ी के अंतर्गत वहाँ भूमि का पट्टा दिया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है कि महलवाड़ी व्यवस्था की प्रवर्तक हैं हाल्ट, मैकेंजी व मार्टिन वार्ड 1822 में लाते हैं। इसका क्षेत्र जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में है। भू राजस्व वसूली की गई, किसानों को न मानकर संपूर्ण गांव का महाल बनाया जाता है। भूस्वामियों का अधिकार किसानों के पास था, लेकिन लगान अदायगी न करने पर जमीन से बेदखल करने का अधिकार हो गया था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक और नियम लागू कर दिया गया कि भूस्वामियों का अधिकार किसानों के पास था, लेकिन यदि वे लगान को नहीं वसूल कर सकते हैं तब उनकी ज़मीन वहाँ से बेदखल कर दिया जाता, उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी। या भू राजस्व की दरें कुल उत्पादन 60% निर्धारित की गई थी। यदि कहने का अर्थ है कि 60% यदि किसान लोग नहीं भरते हैं तो उनके ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है। इसका प्रभाव क्या निकला इन सभी व्यवस्थाओं का? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कृषकों में दरिद्रता व ऋणग्रस्तता में वृद्धि आ जाती है। आप लोगों ने देखा कि इस समय यदि अंग्रेज नियम बना कर कार्य करवाते हैं किसान से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्दशा यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरा कारण है कि कृषि में ठहराव आ जाते हैं। अंग्रेज लोग ऐसी कृषि करवाते थे जो वो भूमि को बंजर बना देते थे। इस कारण वहाँ पर कृषि में ठहराव आ जाते हैं। पारंपरिक जमींदार का पतन हो जाता है। नवीन दूरस्थ जमींदार का उदय फलता कृषकों का शोषण बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उपरोक्त औपनिवेशिक नीतियों से कृषकों का असंतोष बढ़ा, जिसका प्रभाव आने वाले कृषक आंदोलन पर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो अभी आप लोगों ने समझा होगा कि अंग्रेज हमारे देश में आकर कैसे कैसे नियम बनाते हैं और उनका कैसे हमारे जीवन के, हमारे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संस्कृत हो, उन सभी के बारे में प्रभावित हो जाते हैं। उन समस्याओं को वहाँ के भारतवासियों झेलते रहते हैं, उन समस्याओं से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।